हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनकेसी रिलेटेड वीडियो हम आपके सामने लेकर आए थे, जिसका पार्ट 1 आप लोगों के सामने पहुंच चुका है। आज हम उसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एनकेसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर एनकेसी को बनाया गया, उस कमीशन को लाया गया, क्यों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन को लाया गया, क्या क्या उनके और मिशंस थे, उनके अंदर उनकी क्या क्या गाइडलाइंस थी और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन सी नोडल एजेंसीज थी। आज हम उनके बारे में भी डीपली डिस्कस करेंगे सो दैट अगर कभी भी बीच में से उठ के कोई क्वेश्चन आपको एनके से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। एनकेसी की पार्ट 1 में हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके रोल्स, वो कब आया, कौन से ईयर में आया, क्या उसका मोटिव था, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। क्या रोल था उसका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, ये भी हमने डिस्कस किया। आज उसी को ही हम आगे पढ़ रहे हैं एनकेसी के पार्ट 2 में। तो जो बच्चे इस टाइम पे ये वाली वीडियो एक्सेस कर रहे हैं वो एनकेसी का पार्ट 1 भी देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हमने एक्सेस करी हैं। उसके बाद पार्ट 2 को एक्सेस कीजिएगा। एनकेसी पार्ट 2 के अंदर हम इनकी सर्विसेज को, जो सर्विसेज दी गई हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उनको डीपली या डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। पिछली क्लास में ये जो कुछ टॉपिक मैंने इसमें भी इन्वॉल्व करे हैं ताकि एक तरह से आपको रिकैप मिल जाए पिछली क्लास का, यानी कि पिछली वीडियो एनकेसी के रिलेटेड पार्ट 1 का। इट इज़ अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को एज अ एडवाइजरी कमेटी के रूप में एनकेसी को लाया गया। 2005 में इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया बाय सैम पिट्रोडा, ओके, जो कि इनके चेयरमैन थे। इट फोकस ऑन सर्टेन की एरियाज, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कुछ कुछ की एरियाज के ऊपर ये वर्क करता है, जैसे कि एजुकेशन फील्ड हो गया, जिसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। The commission involved development of public library, redefine the definition of libraries। ज़्यादा जो ध्यान देता है, ये सबसे ज़्यादा मोटिव में जो रहता है या मेन एम है, इसको पब्लिक लाइब्रेरी को रीस्ट्रक्चर करना या उसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करना। और लाइब्रेरीज रिलेटेड टास्क या लाइब्रेरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंस्पेक्शन है जिसको ध्यान में दिया जा सकता है, और क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हैं वो करना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकेसी, नाम में ही उसके एनकेसी के अंदर आपको दिख रहा है नॉलेज, यानी कि नॉलेज रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, नॉलेज को क्रिएट करना, नॉलेज को स्टोर करना, डिसेमिनेट करना, ये सारी चीज़ें एनकेसी के पार्ट में मेन ऑब्जेक्टिव में से शामिल है। इसमें हमने पढ़ा था नॉलेज की क्रिएशन, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस या फिर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को दूर तक प्रॉपर पीपल्स तक पहुंचाना, उसको क्रिएट करना, उसको बनाना, और किस तरीके से उससे न्यू एप्लीकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाए, यूज़र तक पहुंचाई जाए, इन सब ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करना एनकेसी का वर्क है। इसी की और डिटेल में हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके वर्क्स हैं। उन्हीं रोल में हमने आगे इसके मेन एस्पेक्ट्स भी पढ़े थे। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी के फंड के बारे में ध्यान रखना, सेंट्रल लाइब्रेरी फंड जनरेट करना, नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरी, नेशनल सेंसस करवाना लाइब्रेरीज की, डिफाइन करना LIS एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फील्ड को, LIS में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड चीज़ों को और आगे बढ़ाना, ICT को प्रमोट करना, मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट को प्रमोट करना ताकि धीरे धीरे मॉडर्नाइज लाइब्रेरी का एक्सेस किया जा सके, उसको अच्छे से यूज़ किया जा सके। एनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पीपल, यूज़र और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पीपल्स को एनकरेज करना ताकि वो मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सके, उसको एक्सेस कर सके, चाहे वो स्टाफ के वे में हो, चाहे वो यूज़र के वे में हो। टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है कि जो कमियां पब्लिक सेक्टर्स में है वो प्राइवेट सेक्टर से पूरी हो जाती है, और कुछ एस्पेक्ट जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है वो पब्लिक सेक्टर से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप से दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जल्दी से आपके पूरे हो सकते हैं, और उसका एम जो है एनकेसी का वो जल्दी से पूरा हो जाता है। तो इसलिए उसने इस चीज़ के ऊपर भी वो गौर करता है। ओके, अब आ रहा है आपका एनकेसी के पार्ट 2 की जो चीज़ें थी, थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर लिया, रिकैप।
बाकी आप वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 की, सो दैट आपको उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हो जाए। अगर हम बात करें एनकेसी की, जो कि 2005 में आया था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, उसको बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी के रूप में लाया गया था कि जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, वो एनकेसी ला कर दे। इसलिए उस कमीशन का गठन किया गया, जो कि 2005 में किया गया था। उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी की जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे, उनके नेतृत्व में एनकेसी को लाया गया था। तो द प्राइम मिनिस्टर इन हिज inaugural speech of the NKC Commission 2nd of August 2005, हालांकि इससे पहले वो गठन हो चुका था, 2nd of August को जब उसका इनॉग्रल था नेशनल नॉलेज कमीशन का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था, दैट इज अ कोटेशन, जो कि क्या पता आपसे पूछी जा सके लाइब्रेरी कोटेशन की फॉर्म के अंदर। तो उन्होंने कहा था, पब्लिक लाइब्रेरीज आर एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी को फाउंड करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी एक मेन चीज है या एक मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको नॉलेज इकोनॉमी या नॉलेज क्रिएट करनी है। तो उन्होंने इस चीज़ में, इस तथ्य में, या जो भी उन्होंने ये कोटेशन कही उसमें ये ध्यान दिया कि पब्लिक लाइब्रेरी का कितना महत्व है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, और पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन और नॉलेज की क्रिएशन में, या इंफॉर्मेशन या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में। तो ये चीज़ उनके द्वारा कही गई, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, एनकेसी के मेंबर्स ऑफ वर्किंग ग्रुप में कौन कौन पीपल्स हैं और किन किन कौन कौन एसोसिएटेड है उसके वर्किंग ग्रुप में इन एलआईएस के अंदर, जब वो जो भी काम हो रहा है, ये पीपल उसके वर्किंग ग्रुप में एसोसिएट हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है यूजीसी के अंदर कि आपको कोई भी 4 या 5 नाम दिए गए हैं, उसमें से ये कहा है कि कौन सा नाम एनकेसी के वर्किंग ग्रुप में शामिल नहीं है, या कौन कौन से नाम वर्किंग ग्रुप में शामिल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम एसोसिएट है एनकेसी रिलेटेड। कल्पना दास गुप्ता, एस अरुणाचलम, ARD प्रसाद, हर्षा पारेख, PB मंगला, एस मंडल, HK कॉल, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, काफ़ी के नेम मैंने यहाँ पे सिचुएट कर दिए हैं, ताकि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो एक हिंट मिल जाए कि हाँ, ये पीपल्स उनके वर्किंग ग्रुप, एनकेसी के वर्किंग ग्रुप में एसोसिएट थे। आगे बढ़ते हैं, क्या काम होता है एनकेसी में, किन गाइडलाइंस के थ्रू होता है, किस तरीके से किया जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सबसे पहला जो हमने रोल भी पढ़ा था एनकेसी का, या एक तरह से फंक्शन भी आप कह सकते हैं, वो था नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, NML। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन LIS यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, NMLIS। क्यों था ये? टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव, एनकेसी डेवलप्ड अ नेशनल मिशन ऑन LIS फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के पीरियड के लिए स्टार्ट किया गया था NML, जो कि एनकेसी लेकर आया था अपने ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। क्या क्या रोल थे नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के? रोल ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वर्किंग एज अ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि पर्टिकुलर हमारी फील्ड से रिलेटेड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के लिए जो एडवाइजरी कमेटी एनकेसी ने सिचुएट करी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ LIS के लिए नहीं बनाया गया था, इसके और भी बहुत की सेक्टर्स थे जिसके ऊपर ये वर्क करता था। प्रॉपर LIS के लिए इसने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसका नाम रखा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, जो कि LIS रिलेटेड इश्यूज या उससे कैसे उसको सही कर सकते हैं, किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है, क्या क्या और नए एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ये कौन बताता था उनको, एनकेसी को? NML, which is National Mission on Libraries. To set up standards for collection development and services. अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर गाइडलाइंस ना हो तो लाइब्रेरीज या और अनदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मनमानी से सब चीज़ कर रहे हैं, अपनी मनमानी से कलेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कलेक्शन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बुक्स परचेज कर रहे हैं। कभी सिर्फ बुक्स परचेज हो रही है, ई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे, रेयर बुक्स नहीं परचेज हो रही,
ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं बन रही, तो इनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि एनकेसी ने एनएमएल को बनाकर उनको दिया। तो एनएमएल का एक दूसरा काम क्या है, स्टैंडर्ड्स यानी कि सम रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रिपेयर करना, स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करना, ऐसे मानक प्रोवाइड करना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को, ताकि उन गाइडलाइंस का यूज़ करके पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड अदर लाइब्रेरीज यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, उन गाइडलाइंस का यूज़ करके अपना इंफॉर्मेशन या अपना कलेक्शन डेवलप कर सके। तो गाइडलाइंस बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना, कलेक्शन डेवलपमेंट रिलेटेड और सर्विसेज रिलेटेड, ये भी कौन प्रोवाइड करता है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ओके, दो हमने इसके रोल यहाँ पे पढ़े। आगे आ रहा है टू डेवलप कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर कल्चरल हेरिटेज। एज एग्जाम्पल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं। सिमिलरली एनकेसी ने एनएमएल के ऑब्जेक्टिव में भी ये टॉपिक शामिल किया, जिसमें कंजर्वेशन प्रोग्राम शामिल था, यानी कि जो भी पुरानी बुक्स हो गई है या रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सके। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो खराब ना हो, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन को संभाल के रखा गया है, तो उनके अंदर जो अभी तक भी मौजूद है वो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्ट्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उनके लिए प्रॉपर एक कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें इन तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जाए, प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स उसमें प्रोवाइड किए गए कि किस तरीके से लाइब्रेरी इनको कंजर्व कर सकती है। ओके, देन टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रीडेवलप LIS एजुकेशन। हर एजुकेशन की फील्ड में चेंजेस आते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर चेंजेस ना आए तो वो पुरानी चीज़ ही लेकर चल रहा होता है। तो LIS एजुकेशन जो ये फील्ड है, LIS एजुकेशन में भी क्या क्या रीडेवलपमेंट्स हो, क्या क्या और नई चीज़ों को शामिल किया जाए, वो भी ध्यान किसने रखा, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज में, एनकेसी के अंदर। तो उसमें रिकंस्ट्रक्ट करना, रीडेवलप करना LIS एजुकेशन को, नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक, LIS सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, उन टॉपिक को शामिल करना, नए नए एस्पेक्ट्स लेकर आना, लाइक इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स, यूज़र एजुकेशन, यूज़र स्टडी, इन सबको इंट्रोड्यूस करवाना LIS एजुकेशन के साथ। ओके, एंड सपोर्ट R&D सेक्टर्स। R&D सेक्टर्स डिनोट करता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि R&D क्या होता है, तो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च सेक्टर्स, जहाँ पे भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है LIS रिलेटेड, उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना, उनको प्रमोट करना, जो भी उनको नीड है, चाहे फंडिंग की, चाहे और भी किसी भी चीज़ की, उन सब बातों पे ध्यान देना, इंक्रीज करना, रिसर्च को बढ़ावा देना, ये सपोर्ट करना, ये काम करना भी एनएमएल के अंदर ही आता है। तो ये सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे एनएमएल के जो एनकेसी लेकर आए। दूसरा इनका एक और प्रोग्राम आ रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज पे था। अब एनकेसी ने सोचा कि एक इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बॉडी भी होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसको हम कह सके कि ये एनकेसी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है। तो उस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया, विच इज़ ये जो उसको एक तरह से नाम प्रोवाइड किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ LIS, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ LIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि प्रिपेयर किया गया एगिस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सेक्टर ऑफ LIS. इट इज़ फेल्ट दैट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस ट्रेनिंग नीड टू बी सेटअप। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड की जा सके ट्रेनिंग या अनदर इंफॉर्मेशन रिसर्च रिलेटेड, तभी उसको प्रमोट किया जा सकेगा। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ LIS है, जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चलाया गया है LIS रिलेटेड। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कंटेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाने लगा इस इंस्टीट्यूशन के अंदर।
टू आइडेंटिफाई द मेजर एरिया नीडिंग इमीडिएट R&D। ऐसे चीज़ों को, ऐसे तथ्यों को कहा गया कि जिस फील्ड के अंदर रिसर्च हो सकती है उनको उजागर किया गया, ताकि बच्चे उन सेक्टर्स की तरफ बढ़े, उन सेक्टर्स की तरफ रिसर्च करें, ताकि उन चीज़ों पे भी रिसर्च हो सके। क्या क्या टॉपिक्स थे वो? रीडिंग हैबिट्स, वोकैबुलरी कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर। इन सेक्टर्स के अंदर भी, LIS के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर ये मेजर एरियाज थे जो कि डेवलप किए गए, जहाँ पे और रिसर्च हो सकती है, ताकि बच्चे इनको रिकॉग्नाइज करें, इनके अंदर रिसर्च कंडक्ट करें और इन एरियाज में भी प्रॉपर रिसर्च हो सके। तो ये इसके वर्क थे। ठीक है, होप सो आपको समझ आए हो। नेक्स्ट जो आ रहा है विच इज उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव आ रहा है, विच इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव गाइडलाइन फॉर कलेक्शन डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा या सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो वो लेकर चल रहे हैं अपने दिमाग में, वो थी कलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर। कोई भी लाइब्रेरी हो, दैट वो बिल्कुल रिलेट किस अकॉर्डिंग करेगी? उसकी कलेक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत नाइस बिल्डिंग है, सब कुछ सब बहुत अच्छा है, बट उसमें कोई कलेक्शन एंड सर्विसेज ही नहीं है, तो वो एक तरह से गुड लाइब्रेरी की स्टेटस में नहीं आएगी। तो इसीलिए NKC ने पूरा ध्यान किसके ऊपर दिया? कलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर। और प्रॉपरली कलेक्शन डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने टेबल भी प्रोवाइड कर रखे हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरी में पर्टिकुलर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो भी इसके अंदर प्रोवाइड कर रखा है कि बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी में होनी चाहिए, स्पेशल लाइब्रेरी में, एकेडमिक लाइब्रेरी में, सबके लिए गाइडलाइंस दी है। डिजिटाइजेशन मटेरियल, ई बुक्स, ई जर्नल्स, ई पीरियोडिकल, कितना अमाउंट में कौन सी लाइब्रेरी में कितना होना चाहिए, सब NKC ने प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया है लाइब्रेरीज को। कुछ गाइडलाइंस है इनकी कलेक्शन डेवलपमेंट रिलेटेड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि वही जो मैं आपको टेबल की बात बता रही हूँ, दैट इज क्वांटिटेटिव। कितना अमाउंट या कितनी कलेक्शन होनी चाहिए पर्टिकुलर, क्या क्या कलेक्शन होनी चाहिए पर्टिकुलर हर टाइप की लाइब्रेरी में, ये तक भी डिसाइड किया गया है NKC के अंदर। अगर हम बात करें फॉर पब्लिक लाइब्रेरी की, तो द साइज एंड नेचर ऑफ कलेक्शन रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहली गाइडलाइन इन्होंने दी कि जो भी कलेक्शन आप लेके आ रहे हो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर, पब्लिक लाइब्रेरी में जो भी कलेक्शन डेवलप की जा रही है, वो किसको रिप्रेजेंट करे? उनकी लोकल रिक्वायरमेंट्स को, जो भी वहाँ पे यूज़र आ रहे हैं। मान लो वहाँ पे यूज़र रिलेटेड टू विलेज लाइब्रेरी रिलेटेड आ रही है, या रूरल एरिया में वो लाइब्रेरी है, और वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन रखे हुए हैं, तो वो वहाँ पे इजीली वो लोग एक्सेस उसको नहीं कर पाएंगे। तो उन रिलेटेड, उनकी लैंग्वेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना ही एक तरह से सही गाइडलाइन थी उन लाइब्रेरीज के लिए, ताकि जो यूज़र वहाँ पर आ रहे हैं उनको उन्हीं के टाइप का डॉक्यूमेंट, उन्हीं की टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो उस जगह को बार बार एक्सेस करें। साइज एंड नेचर ऑफ कलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो पॉपुलेशन यानी कि आसपास का एरिया एंड लोकल रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करे, उनकी नीड को, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, लैंग्वेज रिलेटेड कलेक्शन इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेस्ट बंगाल में लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर ज़्यादातर बंगाल लैंग्वेज या बंगाल लिटरेचर को लोग एक्सेस करेंगे, और भी अनदर लैंग्वेजेस को एक्सेस करेंगे, बट उनका मेन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट क्या होगा? बंगाली लैंग्वेज। तो उन टाइप का डॉक्यूमेंटेशन, उन टाइप के लिटरेचर्स वहाँ पर होना मैंडेटरी है। तो यही चीज़ है सबसे ज़्यादा आपके लैंग्वेज रिलेटेड कलेक्शन को रिक्वायर करना, जो भी आप लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, जहाँ पे भी वो लाइब्रेरी ओपन हो रही है, तो वो दिखाती है, वो दर्शाती है कि ये पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक के लिए ओपन की गई है। ओके, देन थर्ड इसके अंदर गाइडलाइन आ रही है, एटलीस्ट 10% ऑफ बुक कलेक्शन शुड बी लेस देन 5 ईयर ओल्ड। कम से कम 10% पूरी कलेक्शन में से 10% कलेक्शन 5 साल पुरानी होनी चाहिए, यानी हिस्टोरिकल रिलेटेड, या ये भी पता चले कि बहुत टाइम पहले से कलेक्शन डेवलप्ड होती आ रही है। ऐसा नहीं है कि अभी से ही सारी कलेक्शन डेवलप्ड हुई, कोई पुरानी बुक ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने मैंडेटरी डिटेल्स डाली कि एटलीस्ट 10% बुक कलेक्शन ऐसी होनी चाहिए
जो कि 5 साल पुरानी बुक्स भी लाइब्रेरी में हो, एटलीस्ट 10%। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, इन की पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। 60% ऑफ द लाइब्रेरी बजट शुड बी स्पेंट ऑन कलेक्शन डेवलपमेंट। फोर्थ गाइडलाइन क्या आ रही है इसके बाद कि टोटल बजट में से 60% बजट, जो कि एक लार्ज अमाउंट है, 60% लाइब्रेरी का बजट किसके लिए यूज किया जाए? लाइब्रेरी की कलेक्शन डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरी की बुक्स परचेज के लिए, डिजिटल डॉक्यूमेंट परचेजिंग के लिए, इन चीज पे ज्यादा खर्चा किया जाए। 60% बजट इन्हीं के ऊपर परचेज करने में या इन बुक को मंगवाने में, कलेक्शन डेवलपमेंट में ही लगाया जाए, ना कि इक्विपमेंट, सैलरीज, इन सब पे। तो वो बाकी 40% जाएगा, 60% सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन डेवलपमेंट के लिए कहा गया है पब्लिक लाइब्रेरी को एनकेसी की गाइडलाइन में। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू एकेडमिक लाइब्रेरी। ओके, अब ये कह रहे हैं कि एकेडमिक लाइब्रेरी कलेक्शन के लिए एनकेसी ने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। At least 6 to 10% of the total budget is used for collection development. Academic library के लिए थोड़ा सा स्लाइट चेंज है यहाँ पर। वहाँ पर ये कहा गया कि एटलीस्ट कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, 6 से लेके 10% के बीच में या 10% तक, तो ज़्यादा भी हो सकता है, आपको लाइब्रेरी के टोटल बजट का खर्चा उसकी कलेक्शन डेवलपमेंट में लगाना है। जो अभी हमने कलेक्शन डेवलपमेंट पब्लिक लाइब्रेरी के लिए पढ़ा तो वो 60% बजट था। यहाँ पे टोटल बजट की बात हो रही है तो वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी बजट भी आ जाता है प्रॉपर, तो इसीलिए वहाँ पे अमाउंट कम कर दिया गया, 6 to 10 एटलीस्ट रखा गया कि इतना तो आपको करना ही करना है। लाइब्रेरी के बजट का कलेक्शन डेवलप में खर्चा इतना होना ही ज़रूर है ताकि कलेक्शन को डेवलप किया जाए। बिकॉज बहुत टाइप ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट तभी तो बच्चा एक्सेस कर पाएगा जब उसको कलेक्शन दिखेगी। तो इसीलिए एनकेसी ने ये गाइडलाइंस डाली। एंड फॉर न्यू यूनिवर्सिटी या न्यू लाइब्रेरी, अगर कोई नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसके अंदर न्यू सेंट्रल लाइब्रेरी डेवलप्ड हो रही है, अ वन टाइम बजट मे बी प्रोवाइडेड फॉर सेटअप। एक वन टाइम बजट उसको प्रोवाइड किया जाएगा सेटअप करने के लिए, प्रॉपर यूनिवर्सिटी को भी, प्रॉपर उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर आ रही लाइब्रेरी को भी। तो ये भी एनकेसी की गाइडलाइन के अंदर था। तो ये जो चीज़ें हमने आज पढ़ी दैट आर रिलेटेड टू एकेडमिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को और डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की, कलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर आप देख रहे हैं ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बिकॉज इंफॉर्मेशन यहीं से क्रिएट हो रही है, तभी वो नॉलेज बन पाएगी, तभी वो लोगों तक एक्सेस हो पाएगी। तो इसलिए ज़्यादा जोर इनके सेक्टर किस पे देते हैं, या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आईसीटी के अंदर, लाइब्रेरीज के एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, एंड लाइब्रेरी की कलेक्शंस के अंदर। तो कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट शुड बी डेवलप बाय नेशनल लाइब्रेरी एंड सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। इसके अंदर इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करे ताकि नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए या कलेक्शन और कैसे डेवलप की जा सके। तो प्रोजेक्ट शुड बी डेवलप बाय नेशनल लाइब्रेरी और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर कौन उसको लेकर आएंगे, कौन चलाएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने दिया गया है मेन अथॉरिटी होगी नेशनल लाइब्रेरी और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरीज, जो भी सेंट्रल लाइब्रेरीज होती हैं, विथ सपोर्ट ऑफ, उनके साथ और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगी। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। इनके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा कि कौन कौन अथॉरिटी को इन्होंने एसोसिएट किया कि वो इंफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगी और उसको डेवलप करेंगी। एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली भी दे रखा था, हर टाइप के इंस्टीट्यूट दे रखे थे, बट मैसूर का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, मैसूर में जो स्थित है, वहाँ का जो सेंटर है वो इसके अंदर अथॉरिटी में डाला गया, सीडेक डाला गया एंड डिपार्टमेंट ऑफ LIS डाला गया। ये 5 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर डाले गए जो नेशनल लाइब्रेरी और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के साथ प्रोजेक्ट एसोसिएट करेंगे
कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कौन कौन से थे? फर्स्ट इज योर एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। सेकंड है आपका साहित्य अकादमी। थर्ड है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, मैसूर में है जो। फोर्थ है सीडेक और फिफ्थ है आपका डिपार्टमेंट ऑफ LIS। ऑल LIS के डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटीज के अंदर है और भी कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर है, उनको डाला गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है और काफी बार बना भी है। जब हम एनके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो इसका पार्ट 3 होगा, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एनकेसी एनिमल रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं या क्या पूछे जा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, वो वीडियो भी आपके सामने जल्द ही आएगी। इसके अंदर उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? उनको कन्वर्ट करते थे इंडियन लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स को, डायलेक्ट्स को रोमन स्क्रिप्ट में, और टू मेक अ अथॉरिटी फाइल फॉर इंडियन ऑथर एंड इंस्टीट्यूशन। दो कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे थे। इन सब सपोर्टर्स के थ्रू, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को से मिलवाकर, इंफॉर्मेशन जनरेट करवाकर, पहला था कन्वर्ट करना इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स को और डायलेक्ट्स को रोमन स्क्रिप्ट्स के अंदर। ये इनका फर्स्ट वर्क था, फर्स्ट कलेक्शन इस तरीके से बनाई जा रही है। और दूसरी, टू मेक एन अथॉरिटी फाइल, एक अथॉरिटी फाइल बनाना किनकी? इंडियन ऑथर्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस की, जो भी डेवलप कर रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दो वर्क और थे जो कि एनकेसी के अंदर आए थे। ये आज हमने एनकेसी के फंक्शंस कह लो, ऑब्जेक्टिव्स कह लो, या रोल जो भी थे एनकेसी के, उनको डिटेल्ड में पढ़ा। इसके अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, तो इसीलिए बी प्रिपेयर, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और भी ज़्यादा नॉलेज लेकर इसको एक्सेस करना है। और जो भी आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया, आप उसको अच्छे से एक्सेस कीजिए। कोई भी इसमें आपको डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनके से रिलेटेड आज हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट किया, जिसमें एनकेसी पार्ट 1 में हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उनका ईयर पढ़ा था, कब वो आया, किस तरीके से आया, एनकेसी है क्या, ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। उसी का रिकैप लेके हमने आज उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि एनकेसी कब आया, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स में भी क्या गाइडलाइंस और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनके मेन एम थे, किस तरीके से फंक्शन बनते हैं, कौन कौन अथॉरिटीज़ उसमें एसोसिएट है, ये सब हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। एंड देन इसी के पार्ट 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे रिलेटेड टू एनकेसी, वो भी देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, सो दैट इसी चैनल पे आपको ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। सो सब्सक्राइब इट। इसी के अलावा बाकी और टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो प्रिपेयर करूँगी, वो टाइम टू टाइम आपके सामने आती रहेंगी। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एनकेसी का भी एक डाउट मेरे सामने आया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो प्रिपेयर करी और अब उनके सामने आ गई हैं, तो शायद उन यूज़र को मिल गया होगा ये वीडियो और उन्होंने उसको एक्सेस कर लिया होगा। इसके अलावा एक बच्चे की क्वेरी थी जून 2023 का पेपर डिस्कस की, तो वो भी सारा डिस्कस करके डाला जा चुका है। इसी तरीके से आपको किसी भी अकॉर्डिंगली टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं उसी पे ही वीडियो अच्छे से प्रिपेयर करूँगी और आपके सामने लेकर आऊँगी। बाकी और भी टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है, चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पे जा सकते हो, सारी वीडियो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ओके, कोई भी अनदर टॉपिक है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी, तब तक के लिए टेक केयर।